हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये टॉपिक है आपका क्लास 12th इकोनॉमिक्स आईएससी बोर्ड, चैप्टर नंबर 3। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और नए वीडियोस बना पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये कंसर्न करता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के साथ, कि कंज्यूमर कहाँ अपना सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, किस तरीके से वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा जब वो कंजम्पशन करता है। तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। तो जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। बट अब देखिए, जो कार्डिनल अप्रोच है वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच कहती है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक गिलास पानी पिया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, तब आप उसको नंबर्स में बोल नहीं सकते एज सच। बट ये टॉपिक जो यूटिलिटी एनालिसिस का जो पहला पार्ट है, दैट इज कार्डिनल अप्रोच, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये केवल अज्यूम कर रही है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज व्हाट कॉल्ड यूटिलिटी। इसकी एक मेजरिंग यूनिट होती है। मेजरिंग यूनिट को क्या बोलते हैं? यूटिल्स। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने चावल खरीदा, तो चावल खरीदेंगे तो उसकी मेजरिंग यूनिट है केजी। मैंने केजी में खरीदूंगा कि हाफ केजी खरीदा, 1 केजी या 2 केजी। सेम वे अगर मैं कहूंगा कि मुझे यूटिलिटी मिली, मैं बोलूंगा 10 यूटिल्स मिली, 15 यूटिल्स मिली, तो यूटिल्स बोलूंगा। तो याद रखिएगा कि इसकी मेजरिंग यूनिट है यूटिल्स। अब इस अगला पॉइंट आता है कि इसकी फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है कि फीचर्स में लाइक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते, ये सबका अपना अपना अलग अलग एस्टिमेट है। किसी को वो चीज अच्छी लग रही है तो उसको ज्यादा यूटिलिटी दे रही है, किसी को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो 0 यूटिलिटी दे रही है। तो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब पर्सन टू पर्सन अगर हम बात करें तो सबका अपना अलग अलग एस्टिमेट है। नेक्स्ट इज नॉट मेजरेबल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है, अदरवाइज यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। अब आप कहेंगे सर आप तो दोनों बोल रहे हो कि मेजर कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो इस अप्रोच में तो हम अज्यूम कर रहे हैं, बट अदरवाइज अगर हम बात करें इसकी फीचर्स की तो ये मेजरेबल नहीं है। अब आप कैसे बताओगे कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितने नंबर्स में मिली? वो पॉसिबल नहीं है। आप केवल ये कह सकते हैं कि आपको अच्छा लगा। यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर करेगी। प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक पर्सन को वो चीज पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस से बिल्कुल अलग है। आपने कहा सर कैसे? अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि जैसे एक ड्रंकर्ड है तो उसको ड्रिंक करना उसके लिए यूजफुल नहीं है, पर उसको यूटिलिटी दे रहा है, ही इज क्वाइट हैप्पी विद दैट। तो इसका मतलब यूजफुलनेस और वो दोनों अलग अलग हैं। और इसका कोई एथिक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई बंदे को कोई चीज जो कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करी, उसको अच्छा लग रहा है, उसको यूटिलिटी मिल रही है, दैट्स इट। बट वो एथिक्स के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ही इज हैप्पी, बस उसको वहां से यूटिलिटी डिराइव हो रही है। तो व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर। आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स गिवन। जितनी भी यूनिट्स गिवन है उनको कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स गिवन। What is marginal utility? Marginal utility is additional utility. Marginal utility क्या है? Additional utility derived from consumption of one additional unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो सेटिस्फैक्शन जो चेंज आएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया है और फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला रहेगा TUN माइनस TUN-1। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा।
अच्छा, एक और पॉइंट है आपका कि इनमें रिलेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक टेबल दे रखा है। जैसे मान लीजिए टेबल में आप देखें कि यूनिट्स दे रखे हैं आपको, यूनिट्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आपको यूनिट्स दे रखे हैं। और आपको टीयू दे रखा है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आपको गिवन है, मान लीजिए 0, 10, 17, 21, 22, 22 एंड 19। तो अगर आपको MU निकालना है तो MU कैसे निकालोगे? पहला डैश आ जाएगा, पहला वाला, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 माइनस 0 दैट इज 10, फिर 17 माइनस 10 दैट इज 7, 21 माइनस 17 दैट इज 4, दिस माइनस दिस दैट कम्स 1, और ये माइनस ये दैट इज 0, और ये माइनस ये दैट इज माइनस कितना आएगा? -3। तो हम ये देखते हैं कि आपका MU कैसे निकला? n(n-1), 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 लाइक दैट, दिस इज MU। और इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा? यहां पे अपने यहां पे क्या लिया? यूटिलिटी, और यहां पे क्या लिया हमने? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दिस इज TU, टोटल यूटिलिटी, ओके। और जहां पे ये मैक्सिमम है वहां से एक लाइन नीचे ले सकते हैं आप, और यहां पे भी यूटिलिटी ले लीजिए आप, और नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये लाइन पे हमारा MU, कहीं से भी एक लाइन ऐसे ले जाइए आप, दिस इज व्हाट कॉल्ड MU, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इनका रिलेशन क्या होगा? देखो, जब भी कोई चीज ऐसे बढ़ती है तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। आप चेक करिए, ये इंक्रीज करा, पहले 10 करा, फिर 7 करा, फिर 4 करा, फिर 1 करा, फिर 0। तो ये बढ़ तो रहा है, पर कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे। तो कोई चीज जब इस तरह से कॉनकेव फॉर्म में बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। तो इनका रिलेशन क्या हो गया? when TU increases at decreasing rate, डिक्रीजिंग, मैं डिक्रीजिंग को DEC डॉट बना रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूं। when TU increases at decreasing rate, MU क्या करेगा? MU falls। when TU reaches its maximum, MU becomes 0, and when TU starts falling, MU becomes नेगेटिव। तो ये इनका रिलेशन हो गया। और एक और भी है, समेशन ऑफ MU इज इक्वल टू TU, मतलब अगर हम MU को जोड़ दें तो दैट बिकम्स TU। क्लियर? फिर भी अगर कहीं कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज लॉ? लॉ सेज as we consume more and more units of a commodity in continuation, the satisfaction derived from every additional unit must fall। मतलब अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ाते जाते हैं तो हर यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी हद तक जैसे बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, तो अगर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है तो एक पर्टिकुलर चॉकलेट उठा लीजिए पर्टिकुलर कंपनी की, और उसको नॉन स्टॉप खाइए, पहली खत्म होने के बाद दूसरी चालू हो जानी चाहिए। तो क्या होगा? आपको धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा कुछ ज़्यादा खा लिए, कुछ मीठा ज़्यादा हो गया है, और कुछ ज़्यादा खा लिए, उसके बाद आप कई दिनों तक तो उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, आपको पता नहीं चला। तो उसको जब कॉन्टिन्यूशन में खाते हैं तो जो पहली यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा सेकंड वाली से थोड़ा कम मिलेगा, थर्ड वाली से थोड़ा और कम मिलेगा, एंड सो ऑन। आपने कहा सर ऐसा होता तो नहीं, हम जब पहली खाते हैं तो दूसरी, पर उसमें गैप होता है। आपने आज खाई फिर 10 दिन बाद खाई तो मे बी सेम सेटिस्फेक्शन मिले या ज़्यादा मिले, बट अगर नॉन स्टॉप खाएंगे तो देन यू विल सी कि भी वो लगातार कम हो रही है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, लाइक लस्ट फॉर मनी। अगर आपको मनी का बहुत ज़्यादा वो है कि भाई तो फिर ज़्यादा मनी आएगा तो और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है। बट अदरवाइज हम देखते हैं तो इसमें ये आपका लॉ अप्लाई होता है, ठीक है।
अब जैसे कोई किसी को टिकट्स कलेक्ट करने की हैबिट है या पुराने कोइंस को कलेक्ट करने की हैबिट है, तो जितने ज़्यादा मिलते जाएंगे उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, गिरेगा नहीं। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो टॉक अबाउट व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ। तो लॉ की कुछ अजम्पशंस है कि जो हमारी यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आपने कहा सर स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 कप ऑफ टी, नॉट 1 स्पूनफुल ऑफ टी। आपने कभी देखा है कि मान लीजिए हमने मांगी चाय और आप बाल्टी में भर के ले आए, नॉट पॉसिबल। उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है 1 कप। जैसे गिलास ऑफ वाटर, कभी कप ऑफ वाटर बोला है नहीं, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वाटर, दैट इज 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो हमारा कंजम्पशन है वो लगातार होना चाहिए, और जो यूनिट्स हैं जो आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए, दैट इज होमोजीनियस। तो दीज आर द अजम्पशंस, और कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। लॉ का क्या एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन है इसके। पहला कि इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत जोर से भूख लगी है, तो जो पहली रोटी आपको सेटिस्फेक्शन देगी वो सेकंड जो रोटी है वो उतना नहीं देगी। आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, बहुत जोर से, तो जो पहला गिलास आप पानी पिएंगे वो जो सेटिस्फेक्शन आपको देगा, जो तसल्ली आपको मिलेगी, सेकंड वाले से उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसीलिए ये लॉ अप्लाई हुआ। दूसरा, आपका जो जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की पहली यूनिट यूज करते हैं वो मोर इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं और सेकंड वाली लेस इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए। जैसे घर में लाइट चली गई है, ऊपर टैंक में पानी खत्म है, तो जब बिजली आएगी तो बिजली की जो पहली यूनिट आप खर्च करेंगे तो सबसे पहले आप अपना मोटर चलाएंगे ताकि टैंक में ऊपर पानी भर जाए। तो बिजली की जो पहली यूनिट आप यूज कर रहे हैं वो मोर इंपॉर्टेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो 2 रीजंस हैं इसके, पहला इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, वो लगातार गिरेगी, और दूसरा जब भी हम कंज्यूम करेंगे किसी यूनिट को तो पहली यूनिट को मोर इंपोर्टेंट पर्पज के लिए यूज करेंगे, दैट इज द रीजन कि वो फॉल करेगी। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के यहाँ पे 2 अप्रोचेज हैं। कितने अप्रोचेज हैं हमारे पास, 2। अगर हम बात करते हैं तो पहला है 1 कमोडिटी केस और दूसरा है 2 कमोडिटी केस। तो स्टार्ट करते हैं 1 कमोडिटी केस से। आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो, कि जैसे एक 1 शर्ट है, एक शर्ट जिसकी कीमत है 600 रुपीज, जो बुक में आपका एग्जांपल है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पहली बात तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां होता है जहां पर MUX इज इक्वल टू प्राइस। जब प्राइस और यूटिलिटी बराबर होंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। बट अगर MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X, अगर हमें यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है उससे और वो प्राइस कम है, तो फिर हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। तो यहां पे हम स्टॉप करेंगे, स्टॉप कंजम्पशन, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। कंज्यूमर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। और यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पे यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम है, तो इंक्रीजेस द कंजम्पशन, इंक्रीजेस द कंजम्पशन, वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि MUX इज लेस देन P ऑफ X, कि अगर जो मैं यूटिलिटी डिराइव कर रहा हूं वो प्राइस से कम है, तो फिर मैं आई विल रिड्यूस द कंजम्पशन, डिक्रीज द कंजम्पशन, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा अगर आपको इक्विलिब्रियम में आना है। तो यहां पर हम इक्विलिब्रियम में आ गए, यहां पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें कंजम्पशन बढ़ाना है और यहां पे कंजम्पशन को कम करना है। आपने सर जरा टॉपिक समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताइए। देखिए, कई बार आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और आप अपने को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए घर आके बोलते हैं कि जरा चल बता भाई ये कितने रुपए का है। कई बार आप बोलते हैं, आपने कहा यार भाई ये शर्ट लग रही है मुझे 3000 रुपीज की, उसने कहा देख मैं 1000 में खरीद के लाया। अब आप अपने इंटेलिजेंस लेवल को प्रूव कर रहे हो कि देखो मैं 1000 में खरीद लाया, लग तो 3000 की रही है। तो इसका मतलब प्राइस व्हाट यू पेड इज 1000, बट द यूटिलिटी यू डिराइव इज इक्वल टू 3000। सेम वे यहां पे एग्जांपल लिया गया है। इन्होंने एग्जांपल लिया है एक शर्ट का, तो शर्ट का जो एग्जांपल है वो मैं भी ले रहा हूं। तो दैट इज यूनिट्स दे रखे हैं आपको, यूनिट्स ऑफ शर्ट, यूनिट्स जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 एंड 5। और मार्जिनल यूटिलिटी जो आप डिराइव कर रहे हैं इन रुपीज, इन रुपीज 700 रुपीज के बराबर, 650 रुपीज के बराबर, 600 रुपीज के बराबर, और 500 रुपीज के बराबर, और 350 रुपीज के बराबर। अब सोचिए आप कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस
प्राइस ₹600 है, 600 रुपए की शर्ट है, तो कंज्यूमर कहां पे रुकेगा? यहां। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट उसने खरीदी उसको 700 रुपीज की लग रही थी, मिली 600 रुपए में, तो उसको अच्छा लग रहा है। दैट इज इतने पार्ट पे कंज्यूमर कहां है? कंज्यूमर सरप्लस में। कंज्यूमर कहां है? सरप्लस, उसको अच्छा लग रहा है। तो उसको पहली यूनिट पे 700 मिला, बट उसने प्राइस 600 पे किया, तो उसको सरप्लस कितना है? 100। यहां पे कम हो गया, पर अभी भी वो सरप्लस में है क्योंकि प्राइस उसने 600 पे किया सेकेंड यूनिट के लिए भी। बट थर्ड यूनिट पे वो जितना प्राइस पे कर रहा है और जितना जितना प्राइस वो पे कर रहा है और जितना यूटिलिटी वो गेन कर रहा है वो इक्वल है, तो वहां पे वो कंज्यूमर रुक जाएगा। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करूंगा? यहां पे हमने क्या ले लिया? MU ऑब्लिक प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्लिक प्राइस, और यहां पे हमने क्या ले लिया? नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स। तो प्राइस तो कांस्टेंट है, मान लीजिए यहां पे 300 और मान लीजिए यहां पे 600, तो 600 पे लाइन खींच दीजिए, दिस इज प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डन। अब उसके बाद अब मान लीजिए 300, 600, मान लीजिए यहां पे 900 और यहां पे 1200। तो पहली यूनिट पे हमें सेटिस्फेक्शन जो मिला वो नियर बाय कितना मिला? पहली यूनिट पे 700 के बराबर, तो नियर बाय अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए यहां पे। और सेकंड यूनिट पे कितना मिला? 650। 650 मतलब इसके भी नीचे अप्रोक्सीमेटली यहां पे। और थर्ड यूनिट पे कितना मिला? एग्जैक्ट 600। फोर्थ पे तो और कम मिला, तो एक आपको डायरेक्शन मिल गई। दिस इज MUX। तो कंज्यूमर इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तीन यूनिट पे 1 2 3, थर्ड यूनिट पे जो उसने प्राइस पे करा और जो यूटिलिटी गेन करा वो इक्वल है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक इसका है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है टू कमोडिटी केस। Consumer plan his expenditure on various commodities in such a manner so that the utility derived from last rupee spent on both the commodities gives him equal satisfaction। मतलब जो वो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा है इस वाली गुड़ पे और जो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा है वो उस वाली गुड़ पे, जितना सेटिस्फेक्शन लास्ट रुपी खर्च करने पे यहाँ मिला उतना ही सेटिस्फेक्शन लास्ट रुपी खर्च करने पे वहां मिला। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक फॉर्मूला भी है, MUX अपॉन P ऑफ X इज इक्वल टू MUY अपॉन P ऑफ Y इज इक्वल टू MUM। MUM का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का मैंने आपको एक तो डेफिनेशन बता दिया, दूसरा मैंने आपको इसका वो बता दिया फॉर्मूला, और एक होता है बजट इक्वेशन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन, अगर मैं बजट इक्वेशन की बात करूंगा तो बजट इक्वेशन क्या आपका? P ऑफ X एंड इंटू Q ऑफ X प्लस P ऑफ Y इंटू Q ऑफ Y इज इक्वल टू Y। Y मतलब इनकम, दैट इज इनकम। मतलब इसका प्राइस इसकी क्वांटिटी, इसका प्राइस इसकी क्वांटिटी को जोड़ दें तो दैट कम्स व्हाट? इनकम। इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है उसके थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए हमारा बजट है 40 रुपीज का। कितना बजट है? ₹40 का, जो बुक में आपका एग्जाम्पल है। प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स कितना दे रखा है? ₹5। और प्राइस ऑफ वाई कितना दे रखा है? ₹10। ओके, अब आपको MUX दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है, यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको यूनिट्स हैं। और MUX दे रखा है, MUX जो क्वेश्चन में गिवन है 50 45 40 35 30 एंड 25, ये आपको MUX दे रखा है। MUY भी गिवन है क्वेश्चन में 80 70 60 50 40 एंड 30। अब आपको क्या करना है? एज पर द फॉर्मूला
एम यू एक्स को उसके प्राइस से डिवाइड करना है, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस है 5, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5। अब हम एम यू वाई को पी ऑफ वाई से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। अब एज पर द फॉर्मूला एम यू एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इक्वल होने चाहिए, इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई। तो कहां कहां इक्वल है चेक करिए, यहां इक्वल है, यहां इक्वल है, यहां इक्वल है और यहां इक्वल है। तो यहां पे ये इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हैं तो हमारे 4 ऑप्शंस बने। पहला, यहां पे 8 के आगे क्या है 3 यूनिट्स, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 1 यूनिट ऑफ y। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बताइए, सेकेंड कॉम्बिनेशन है 4 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y। अगला क्या है थर्ड बताइए, दैट इज 5 यूनिट ऑफ x प्लस 3 यूनिट ऑफ y। एंड फोर्थ केस क्या है, फोर्थ है आपका 6 यूनिट ऑफ x प्लस 6 यूनिट ऑफ x एंड आपका ये वाला हो जाएगा 4 यूनिट ऑफ y। तो अब इनको इनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 इंटू इसका प्राइस कितना था 5 प्लस 1 इंटू 10, देन नेक्स्ट है 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10, फिर 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10, फिर 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 25, ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आएगा 55 और ये कितना आ जाएगा 70। तो मेरा ये वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है क्योंकि ये मेरे बजट को कवर कर रहा है। मेरा बजट कितना था 40, जितना बजट है वो पूरा कवर हो गया, ना तो कम रहना चाहिए ना ज्यादा, ना बजट के ऊपर जाना चाहिए ना बजट के नीचे। तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को 2 यूनिट्स, अगर वो 4 यूनिट्स अगर खरीदे किसकी एक्स की और 2 यूनिट्स अगर वो वाई की खरीदे तो ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो आपने कहा सर इसको जरा ग्राफ में भी प्लॉट कर दीजिए, तो ग्राफ में भी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैं 2 ग्राफ बना देता हूं यहां पे, ठीक है, ये मैंने 2 ग्राफ बनाए। तो यहां पे मैं क्या लूंगा एम यू एक्स अपॉन अपॉन पी ऑफ एक्स, और यहां पे क्या लूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स। यहां पे लूंगा मैं एम यू वाई अपॉन पी ऑफ वाई, और यहां पे क्या लूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स। चेक कर लेते हैं। मान लो यूनिट्स है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमने यहां ले लिया 1 2 3 4 एंड 5, 6 भी है एंड 6, ठीक है जी। और यहां पे देखिए आप, जैसे मैंने यहां पे जो हाइट है 10 की है तो 2 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 एंड 10। सेम उसी लेवल पे 2 4 6 8 एंड 10, सेम आपने यहां पे भी स्केल ले लिया, सेम रखना है 2 4 6 8 एंड 10। अब जरा चेक करिए, पहली यूनिट पे ये 10 वो 8, पहली यूनिट पे ये वाला हाइट कितना दोगे 10, और इसको कितना हाइट दोगे 1 पे, हाँ इसको 1 पे कितना हाइट दोगे 8, 8 मतलब यहां। इस पे 2 पे कितना हाइट दोगे 9, और इस पे 7, इस पे 9, 9 का मतलब इस पे थोड़ा सेंटर में ले लीजिए 9, और यहां पे कितना लोगे आप 7, 7 का मतलब हो गया 6 से थोड़ा सा ऊपर। नेक्स्ट 3 पे आपने हाइट दिया 8 और इस पे दिया 6, 8 6, 3 पे 8 और यहां पे कितना दिया 3 पे 6। बस इतना मेरे हिसाब से काफी रहेगा। यहां से आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आप एक लाइन खींच दीजिए और यहां पे भी आप एक लाइन खींच दीजिए।
अब मैं ये चेक करूंगा, मेरा क्लेम क्या था कि 4 यूनिट्स इसकी, अच्छा अभी फोर्थ यूनिट इसकी कितनी थी 4, फोर्थ भी ले लीजिए, फोर्थ कितना है इसका 7 एंड इसका 7 और इसका 5, 4 पे कितना है इसका 7 और इसका कितना है 4 पे 5, 4 पे कितना लेंगे आप यहाँ पे 7, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहां, और यहां पे 4 पे कितना लोगे 4 पे लोगे आप 5 अप्रोक्सीमेटली आपका यहां आएगा, वो सही डायरेक्शन तो सही आई है। तो आप देखिए मेरा इक्विलिब्रियम क्या है कि 4 यूनिट इसकी होनी चाहिए, तो 4 यूनिट पे हाइट लीजिए आप, 4 यूनिट पे हाइट कितनी आ रही है 7, कितनी आ रही है 7, तो इसकी 4 यूनिट पे जो हाइट आ रही है वो इसकी 2 यूनिट पे हाइट आएगी, चेक करिए। और अगर इस लाइन को खींचे हैं तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब जितनी हाइट इसकी 4 यूनिट पे वो है जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतनी ही यहाँ पे 2 पे है, तो जितना सेटिस्फेक्शन वो 4 यूनिट पे इधर ड्राइव कर रहा है और वो उधर उसने लास्ट यूनिट खरीदी 2, तो सेकंड यूनिट पे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसकी लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, तो जो फोर्थ यूनिट पे उसको सेटिस्फेक्शन मिला उतना ही उसको यहाँ पे 2 पे मिला, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगला है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होती है वो होती है रैंकिंग बेस, दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स, उसको हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, और वो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक है। वो ये कहती है कि यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इट कैन ओनली बी रैंक्ड। अब जैसे मान लीजिए आपने इन नॉन स्टॉप 3 गिलास पानी पिया, पहला दूसरा तीसरा, अब मैंने बोला कि आपको किस पे ज्यादा अच्छा लगा, तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो पहले पे ज्यादा अच्छा लगा, सेकंड पे उससे थोड़ा कम लगा, थर्ड पे थोड़ा और कम लगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रैंकिंग बेस। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि एक तो इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स, दिस इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में सबसे पहले हमने सीखा कि ये रैंकिंग बेस है। दूसरा, ये लेस रेस्ट्रिक्टिव है, वो रेस्ट्रिक्टिव ज्यादा थी क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि उसको मेजर कर सकते हैं, तो ये लेस रेस्ट्रिक्टिव है। और यहाँ स्केल ऑफ प्रेफरेंस हमें कंफर्म है, पता है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस कहता है कि वो बता देता है कंज्यूमर कि मैं किसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, किसको कम प्रेफर करूंगा, किसको इक्वली प्रेफर करूंगा। स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो है वो उसके ऊपर बेस है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। आपने कहा सर सेम लेवल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वर्ड का मतलब है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब जहां आप डिफरेंस ना कर पाए, तो जो यूटिलिटी आप गेन कर रहे हैं वो आप सेम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब जैसे मान लीजिए हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ए जो आपकी बुक में दे रखा है, बी सी एंड डी, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। मान लीजिए यहाँ पे फूड है और यहाँ पे आपका क्लोथ इन्होंने लिया है, ओके, क्लोथ की यूनिट्स, फूड की यूनिट्स, और यहां पे किसकी यूनिट्स, क्लोथ की। तो मान लीजिए ये आपका है 1, यहां 10, यहां पे 2 7, यहां पे 3 5 और यहां पे 4 और 4। अब आपने कहा सर देखिए अभी आप कह रहे हो कि यहाँ नंबर्स नहीं लेंगे, यहाँ तो आप नंबर लिख रहे हो, वो नंबर यूटिलिटी नहीं है, ये क्या है, इतनी यूनिट्स कंज्यूम करी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने कार्डिनल अप्रोच की वो 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस दोनों हैं, उसमें हमने 1 कमोडिटी केस अलग स्टडी किया, 2 कमोडिटी केस अलग स्टडी किया। यहां पर आपका जो ये वाला जो आपका अप्रोच है ये 2 कमोडिटी केस है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो यहां हम ये नहीं कह रहे कि कितनी यूटिलिटी मिली, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 1 यूनिट इसकी और 10 यूनिट इसकी खरीदे, या 2 यूनिट इसकी और 7 यूनिट इसकी खरीदे, या 3 यूनिट इसकी और 5 यूनिट इसकी खरीदे, या 4 यूनिट्स की और 4 यूनिट्स की खरीदे, तो उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा कंज्यूमर खुद बोल रहा है। उसने ये कॉम्बिनेशंस भी खुद बनाए हैं कि अगर मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना इस वाले पे मिलेगा, जितना इस वाले पे मिलेगा और जितना इस वाले पे मिलेगा। ऐसा कंज्यूमर बोल रहा है, पर कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वी डोंट नो। उसने उनको केवल इक्वली रैंक कर दिया, इक्वल रैंक, ये सारे कॉम्बिनेशन पे वो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप यहां एक मजेदार चीज देखते हैं कि इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो फॉलिंग है, डिमिनिशिंग है। आपने कहा सर कैसे, आपने यहां कितना सेक्रीफाइस किया, 3, कितने के लिए, 1 को बढ़ाने के लिए, 3:1। फिर हमने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2, 1 के लिए, और यहां पे हमने कितना सेक्रीफाइस किया,
वन वन के लिए। तो ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। व्हाट इज द रेट, व्हाट इज एमआरएस? इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग एमआरएस। जिसकी वजह से आईसी कैसा बनेगा? आईसी जो हमारा बनेगा वो कॉन्वेक्स बनेगा। आपने कहा सर जरा दिखा दीजिए कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे हमने जो बढ़ा है फूड, उसको हमने यहाँ ले लिया फूड, और जो कम हो रहा है उसको हमने यहाँ ले लिया, दैट इज क्लोथ। तो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ फूड है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमने ले लिया 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10। अब चेक कर लेते हैं। 1 पे 10, 1 पे 10 मतलब 2 पे 7, 2 पे 7 मतलब यहां पे 6 और 8 के बीच में। देन 3 पे 5, 3 पे 5 का मतलब हो गया 4 और 6 के बीच में। एंड लास्ट है 4 पे 4, 4 इधर और 4 इधर, अप्रोक्सीमेटली यहां पे। तो जरा हम इसको ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो बना, ये क्या बना? कॉन्वेक्स। दिस इज आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व का क्या मतलब होता है कि सेम सेटिस्फेक्शन, कॉम्बिनेशन ए पे, बी पे, सी पे और डी पे कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कंज्यूमर क्या कह रहा है कि मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कितना मिल रहा है वी डोंट नो, पर वो खुश है कि मुझे बराबर मिल रहा है। बराबर मिल रहा है इसलिए वो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है डिफरेंशिएट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। तो what is indifference curve? Indifference curve shows various combinations of two goods which gives equal satisfaction to the consumer. Consumer is not in a position to differentiate between या among these different combinations. तो ये वाला टॉपिक मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप इज बेसिकली फैमिली ऑफ आईसीज। फैमिली ऑफ आईसीज का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लूं, जैसे वही सेम हमने ले लिया यूनिट्स ऑफ क्लोथ, यूनिट्स ऑफ क्लोथ, एंड यहां पे ले लिया यूनिट्स ऑफ फूड, यूनिट्स ऑफ फूड। तो ये मान लीजिए हमने कई सारे आईसी बनाए, आईसी 1, ये आईसी 2, आईसी 3, आईसी 4। तो जितने हम आईसीज को ऊपर बनाते जाएंगे वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ये आईसी ऊपर होगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उसको बड़े कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन यहां मिला आपको ए, यहां पे मिला मान लो बी, यहां मिला मान लो सी, और यहां पे मान लो मिला डी। तो अब देखिए इस पे जो कॉम्बिनेशन बड़े बने क्लोथ के और फूड के वो छोटे हैं, यहाँ पे थोड़े और बड़े हैं, यहाँ पे थोड़े और बड़े हैं, और यहाँ पे थोड़े और बड़े हैं। तो हमने ये देखा कि जितने बड़े कॉम्बिनेशंस होंगे उतना उसको ज्यादा कंजम्पशन करने को मिलेगा और उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस से इसके वो ओवर सप्लाइड नहीं होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, इस वाली अप्रोच में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर हमेशा बड़ी बड़ी क्वांटिटी को प्रेफर करेगा। तो जब बड़ी क्वांटिटी को प्रेफर करेगा तो जैसे जैसे आईसी ऊपर जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ऊपर जाएगा, जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं। ओके, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है एमआरएस। एमआरएस में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज एमआरएस? इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 3 यूनिट्स उसने सैक्रिफाइस की, 1 के लिए, फिर 1 2 1 के लिए, फिर 1 1 के लिए। आपने कहा सर ऐसा होता क्यों है, ये भी बता ही दीजिए। अभी पहली यूनिट पे पहले कॉम्बिनेशन पे 1 यूनिट थी आपकी किसकी? क्लोथ की, और 10 यूनिट्स आपकी फूड की थी, शायद यही थी आपकी जो कॉम्बिनेशंस थे। हाँ, वो थे आपके 1 यूनिट ऑफ फूड और 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। तो 10 यूनिट्स थी क्लोथिंग की, तो जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसकी माइंड में वैल्यू थोड़ी कम होती है, और जो चीज हमारे पास कम होती है उसकी माइंड में जो वैल्यू होती है हमारे वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब क्या होगा? जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसको हम थोड़ा ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, यार ये मेरे पास ज्यादा है। तो जब कोई चीज हमारे पास ज्यादा है उसकी वैल्यू माइंड में कम थी तो हमने 3 सेक्रीफाइस किए उस 1 के लिए, पर अगली बार मैंने 3 नहीं किए, अगली बार 2 करे क्योंकि ये भी थोड़ी हल्की सी शॉर्ट हो गई है, पर 2 कर दिए 1 के लिए। पर अब ये भी काफी शॉर्ट हो गई है तो मैंने 1 करा सेक्रीफाइस 1 के लिए। तो
इट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो चीज हमारे पास कम होती जाती है उसकी माइंड में यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, तो इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो चीज मेरे पास अब कम होती जा रही है तो उसका देखिए, जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो यूटिलिटी गिरेगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन को कम कर रहे हैं तो यूटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जिसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है उसको हम ज्यादा सेक्रीफाइस करेंगे या कम, तो हम कम सेक्रीफाइस करेंगे, दैट इज द रीजन। तो हाँ, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या अजम्पशंस है? एक तो कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल है, बुद्धिमान है। दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड। और है नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का मतलब है कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाई नहीं होगा। नॉन सैटिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाई नहीं होगा, हमेशा वो बड़े कॉम्बिनेशंस को ही प्रेफर करेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको घर रहने के लिए एक घर चाहिए, दो फ्री मिल रहे हैं, बोलो, आप कहोगे दो दे दो सर। मैंने कहा दो घर चाहिए या तीन चाहिए, तो आप बोलोगे तीन दे दो, जब फ्री मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आप हमेशा बड़े कॉम्बिनेशंस को प्रेफर करोगे। नेक्स्ट इज ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस का मतलब होता है जैसे आपने ए और बी में से बी को रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपको दो गुड्स दिए गए ए और बी, आपने बी को रिजेक्ट कर दिया, पर बी और सी में से आपने सी को रिजेक्ट किया क्योंकि बी फिर भी ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो आपने सी को रिजेक्ट किया। अब मैं ए और सी आपको दूंगा तो आप कंफर्म सी रिजेक्ट करोगे कि सी को तो आपने पहले ही रिजेक्ट कर रखा है। तो ए को आपने सबसे मेन प्रायोरिटी दे रखी है, तो ए को जो प्रायोरिटी दे रखी है वो मेंटेन रहेगी, ये भी हम अज्यूम करते हैं। डिमिनिशिंग एमआरएस, ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो लगातार फॉल करेगा। जैसे पहले हमने 3 सेक्रीफाइस किया, 1 के लिए, फिर 2 करा 1 के लिए, फिर 1 करा 1 के लिए, तो वो डिमिनिश कर रहा है, ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और ये मैंने क्या बताया था आपको, ये मैंने बताया था आपको बजट सेट। तो जो नहीं, ये जो आपको मैंने बताया था फैमिली ऑफ आईसीज, ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, फैमिली ऑफ आईसीज या सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड व्हाट, इंडिफरेंस मैप। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी में पहला है इंडिफरेंस कर्व एन आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो डाउनवर्ड का मतलब है उल्टा रिलेशन, एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड का मतलब है उल्टा रिलेशन, एक बढ़ा दूसरा घटा, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हमारा जो बजट है वो फिक्स है, तो क्या होगा, हमें अपना सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज नहीं करना है, हमें सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना है। इंडिफरेंस का क्या कहता है कि हमें हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए। अब सेम चाहिए तो आप एक का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए और एक का घटा दीजिए, तो हम वहीं पे रहेंगे जहां पहले थे, तो इसलिए ये डाउनवर्ड बनेगा। तो अगर क्वेश्चन एक पॉइंट आ जाता है कि व्हाई इट इज डाउनवर्ड बिकॉज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन commodity we have to reduce the consumption of another commodity so that the level of satisfaction will remain the same। एक साइड का गेन एक साइड का लॉस, अल्टीमेटली आप वहीं रहेंगे जहां पहले थे। दूसरा प्रॉपर्टी इसका है एन आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब है कि ये देखो मैंने बताया था कि आईसी कैसे बनेगा, ऐसे, तो ऐसे क्यों बनेगा वो, अगर मैं यहां पे लूं यूनिट्स ऑफ क्लोथ एंड यहां पे लूं मैं यूनिट्स ऑफ फूड, तो ये ऐसे क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। तो वाई आईसी इज कॉन्वेक्स, वाई बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, ये डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से कॉन्वेक्स बनेगा। तो हम हर बार जो सेक्रीफाइस करेंगे हर बार पहले से कम करेंगे, पहले 3 करी फिर 2 करी फिर 1 करी, तो जिसकी वजह से कॉन्वेक्स बना। तो आईसी इज कॉन्वेक्स, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं। तो हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लूं गुड वाई और यहां पे ले लेता हूं मैं गुड एक्स,
तो यहाँ पे मान लीजिए मैं पहला एक आईसी बना लेता हूँ, एक आईसी यहाँ बना लेता हूँ, एक कॉम्बिनेशन यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे गुड वाई की जो यूनिट्स हैं और गुड एक्स की यूनिट्स हैं, यहाँ पे मेरे कॉम्बिनेशन थोड़े बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इस ए कॉम्बिनेशन के बजाय बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करूंगा तो मुझे बड़े कॉम्बिनेशन मिलेंगे दोनों गुड्स के। तो ही विल प्रेफर द बिगर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑफ नॉन सेटिटी। नेक्स्ट इज टू आईसी कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, कभी भी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि टू डिफरेंट आईसी शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहां पे फिर वो सेम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा दो अलग अलग आईसीज पे, जबकि हम ये एज्यूम करते हैं कि द टू आईसीज टू डिफरेंट आईसीज शोज टू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन, तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन shows all possible combinations of two goods which a consumer can draw with the given budget and price. तो what is budget line? Budget line shows all possible combinations of two goods which a consumer can draw with the given budget and price. तो इसमें इन्होंने इसका बजट लाइन बजट इक्वेशन दी है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू Y, मतलब Y मतलब आपका जो बजट है। तो इन्होंने इसमें एक एग्जांपल लिया है बुक में, लाइक बजट कितना गिवन है? बजट गिवन है ₹200 और आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स है आपका ₹40 और प्राइस ऑफ वाई है ₹20। तो मुझे एक बजट सेट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? मैं इसके ना एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस ले लेता हूं। मान लो यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ओके, और यहां पे ले लेता हूं यूनिट्स ऑफ गुड वाई। तो यहां पे मान लीजिए मैं ले लेता हूं कि मैं इसको मान लीजिए कितना खरीदता हूं, इसको 0 खरीदता हूं। मान लो इसको मैं 0 खरीदूं और ये मेरे पास जेब में कितने रुपए हैं? ₹200, और मैं इसकी यूनिट सारी खरीद रहा हूं, तो 200/40। मान लो ये चॉकलेट ₹40 की है, ₹200 आपकी जेब में है, तो कितनी चॉकलेट खरीदोगे? 200/40 दैट कम्स 5। मतलब अगर मैं इसे 0 खरीदूं, इसकी कितनी यूनिट खरीदूंगा? 5। आपने कहा सर अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसको कितना खरीदूंगा? ₹200 जेब में है और ₹20 की एक चॉकलेट है, तो कितनी चॉकलेट्स खरीदूंगा? 10। तो इसके एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गए। ये फॉल कर रहे हैं और ये राइज कर रहे हैं। तो जो राइज कर रहा है वो हम कहां ले रहे हैं? यहां पे ले रहे हैं। मान लीजिए यहां पे यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ये आपका राइज कर रहा है ना, तो आपने, या फिर आपको इसको एक्स और वाई की जगह आप इसको फूड या क्लोथिंग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपने ले लिया गुड वाई और यहाँ पे ले लिया आपका गुड एक्स। आप एक्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको जो क्लोथिंग लिख सकते हो, इसको फूड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये 10 है आपका, और यहाँ पे हमारा है 1 2 3 4 5, ये 5 है आपका। तो 5 और 10 को हमने ये मिला दिया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? बजट लाइन। क्या बोलेंगे? बजट लाइन, ठीक है। तो ये बजट लाइन हमारी है। तो मैंने बता दिया बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच ए कंज्यूमर कैन ड्रॉ विद द गिवन बजट एंड प्राइस। अगला इसमें और भी कॉम्बिनेशंस बीच में बने हुए हैं, आपकी मर्जी है, आप और कॉम्बिनेशंस भी चाहें तो बना सकते हैं। तो आप इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे क्लोथ हमने दे दिया और इसको हमने मान लीजिए फूड दे दिया, ठीक है, क्लियर। तो अगला हमारा टॉपिक है इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर। अपने सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आपने पिछले ऑलरेडी 2 बता दिए, पर वो 2 कौन से अप्रोच में थे? यूटिलिटी अप्रोच में। उसमें पहला था 1 कमोडिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दूसरा था 2 कमोडिटी केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो ये वाला जो है ये है, इसमें स्पेशल क्वेश्चन लिखाएगा, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी अप्रोच, अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा?
जहां उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी गिवन द इनकम एंड प्राइस। जो इनकम और जो प्राइस गिवन है कमोडिटी का, जो इनकम और प्राइस गिवन है कमोडिटी का, उसके बेस पे जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले तो आप डिफाइन कीजिएगा, फिर उसकी दो कंडीशंस लिखिएगा। पहली कंडीशन क्या है? MRS XY मतलब दो गुड्स की इज इक्वल टू P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y। एक तो ये लिखिएगा, ये किसका स्लोप है? दिस इज स्लोप ऑफ IC, ये स्लोप ऑफ IC है। और ये क्या है? ये स्लोप है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन। तो बजट लाइन का स्लोप है, क्लियर? तो स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y। दूसरी कंडीशन आप लिखिएगा, IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दो लिख दीजिएगा आप। और उसके बाद ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए जरा आप। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड यूनिट्स ऑफ फूड, यूनिट्स ऑफ फूड। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ये मान लीजिए हमारी बजट लाइन है, ये हमारी क्या है? बजट लाइन। अब इस पे हम दो तीन IC बना देते हैं। एक IC1, दूसरा हमने बना दिया IC2 और हमने तीसरा बना दिया IC3। तो हमने 3 पॉइंट ले लिए। मान लीजिए एक हमने यहां ले लिया A, एक हमने यहां ले लिया B, A यहां ले लिया B, यहां हमने ले लिया C और यहां हमने ले लिया D। तो हमने स्टार्ट करते हैं कि भी चलो हम A पॉइंट, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां है? जहां पर IC कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा? वेयर IC इज टेंजेंट टू बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां होगा जहां IC बजट लाइन के टेंजेंट है, मतलब जहां टच कर रहा है। तो आपने कहा सर ये पॉइंट ले लें, A पॉइंट, मान के A पॉइंट मत लीजिए क्योंकि यहां पर हम IC1 के ऊपर हैं और IC1 पे सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे कम है। मोरओवर हम अपना बजट भी पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये बजट लाइन ये है। दूसरा आपने कहा सर B ले लेते हैं, बजट पूरा कवर हो रहा है, बजट तो पूरा कवर हो रहा है पर हम IC1 पे हैं, हम अभी लोअर लेवल पे हैं। आपने कहा सर C ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल C ले सकते हैं क्योंकि यहां हमारा बजट पूरा कवर हो रहा है, साथ में हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो IC1 से थोड़ा ज्यादा है। आपने कहा सर D ले लो ना, फिर भाई D ले तो लें पर वो सपने हैं क्योंकि वो बजट के बाहर है, वो हमारे बजट के बाहर है, नो डाउट। अगर वो बजट पे होता तो हम उसको ले लेते। तो ये बजट के बाहर है, ये रिजेक्ट हो गया। ये आपका बजट पूरा कवर नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो गया। यहाँ बजट कवर हो रहा है पर इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो IC2 से कम है, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट। तो होप सो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दोनों अप्रोचेज में डिस्कस किया, मार्जिनल यूटिलिटी में भी और इंडिफरेंस कर्व में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, होप सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।